सभी किसान लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जायद की वैज्ञानिक खेती एवं प्रौद्योगिकी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जायद खेती का क्या महत्व है या जायद मूंग की खेती का अपने आप में क्या महत्व है, इस चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जायद मूंग की खेती भारत में एक बहुत प्रचलित खेती है। सामान्यतः जायद में जब हम खेती करते हैं तो कुछ सब्जियों की खेती और उनमें भी मुख्य रूप से कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित सब्जियां ज्यादा से ज्यादा हम जायद सीजन में करते हैं। परंतु अगर एग्रोनॉमिक क्रॉप की बात करें तो मूंग एक ऐसी फसल है जो कि हर क्षेत्र में जायद के लिए प्रसिद्ध है। तो यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह क्या है कि कम दिनों में पक जाती है और ये उन खेतों में की जाती है जो खेत सरसों के हो, चना का हो, आलू का हो। क्योंकि ये क्या है कि ऐसे खेत फरवरी के अंत और मार्च के फर्स्ट सप्ताह तक तैयार यानी वहां से खाली हो जाते हैं और इसकी खेती के लिए तैयार हो जाते हैं। कम दिनों में पकने वाली फसल है। सामान्यतया ये 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक। देखो, जो दलहनी फसलें होती हैं उस दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो कि राइजोबियम जीवाणु होते हैं, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, पोषक तत्वों का मृदा में संतुलन बनाते हैं। इसलिए क्या है कि मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाने में सहायक होते हैं। कम पानी की आवश्यकता। देखो, दलहनी फसलें सामान्यतः इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है। सबसे कम दलहनी फसलों में मोठ को कम पानी की आवश्यकता होती है, परंतु मूंग को भी कमी पानी की आवश्यकता होती है। ये उन क्षेत्रों में भी उग जाती हैं जहां पर 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां पर भी मूंग की फसल की जाती है। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग यह है कि जायद के सीजन में अगर आप इस समय क्या है कि जो अधिकतर किसान हैं वह रबी और खरीफ के सीजन में ही ज्यादा से ज्यादा फसलें लेते हैं। जायद के सीजन में किसान लोग बहुत कम फसल लेते हैं। इस समय अगर कोई किसान समय का सदुपयोग करना चाहे तो जायद में वो फसल लेकर अपने समय का सदुपयोग कर सकता है और अपनी आय को बढ़ा सकता है। पोषण मान के लिए महत्वपूर्ण। देखो, दलहनी फसलें होती हैं वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। इस कारण से क्या है कि अगर आप दलहन मूंग की फसल करते हो तो उसमें क्या है कि प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए वह बहुत अच्छी होती है। इधर से अंतर फसलों के लिए अंतर फसल जैसे कि कुछ फसलें जैसे 5 रो दूसरी की ले ली, 5 रो दूसरी की, इस प्रकार से भी आप अलग अलग प्रकार की फसल, इस प्रकार की इंटरक्रॉपिंग का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि मूंग की उन्नत खेती की क्या विधि होती है, किस प्रकार से हम मूंग की खेती करनी चाहिए, तो केवल हमें महत्व बताया आपको। देखो, हम इसको वैज्ञानिक भाषा में विग्नो रेडेटा कहेंगे और ये क्या है कि लेगुमिनेसी फैमिली से आती है। ठीक है, ये वैज्ञानिक भाषा की बात है। अगर हम इसके लिए बात करेंगे कि ये क्या है कि जो इसके लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होनी चाहिए, उपयुक्त मृदा बलुई दोमट मृदा या दोमट मृदा अच्छी मानी जाती है और इसके लिए जो जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु अच्छी होती है। इसकी वानस्पतिक वृद्धि के समय तापमान की बात करें तो वहां पर हमें 27 से लेकर 37 सेंटीग्रेड तापमान अच्छा होता है। अगर हम परिपक्वता की बात करें उस समय सूक्ष्म मौसम, उच्च तापमान और सूक्ष्म मौसम इसके लिए अच्छे होता है। इसी प्रकार से इसकी अपने आप में क्या है कि कुछ जायद मूंग की उन्नत किस्में हैं जो कि जायद सीजन के लिए अच्छी होती हैं। मतलब तो उसके देखो, जायद सीजन क्या होता है? जायद सीजन होता है फरवरी से या अंत फरवरी के अंत से। आप इसको मार्च से स्टार्ट करो, मार्च से जून तक का जो पीरियड होता है या जून के फर्स्ट वीक तक का जो पीरियड, वो जायद सीजन में आता है। इस समय की जितनी भी फसलें होती हैं, इस समय के अंदर जितनी फसलें हो जाती हैं वो सब जायद के सीजन की फसलें कहलाती हैं।
इसी प्रकार से जो जायद की उन्नत किस्में, जायद के मूंग की उन्नत किस्में सम्राट हुआ, नरेंद्र मूंग वन हुआ, मूंग जनप्रिया हुआ, मोहो हुआ, पूषा विशाल हुआ, मालवी ज्योति हुआ, मालविया जन चेतना हुआ, केएम 2241 हुआ, आईपीएम 23 हुआ, आईपीएम 214 हुआ। ये अलग अलग प्रकार के अपने आप में बहुत सारी वेराइटी हैं। देखो हम अगर बात करेंगे कि हमें मूंग जायद मूंग की खेती लेनी है, तो हमें जायद मूंग की खेती लेनी है तो खेत किस प्रकार से हमें तैयार करना है। खेत को हमें इस प्रकार से तैयार करना है कि जैसे हमारे सरसों की है या चना है या कुछ मटर है, कुछ भी, या आलू है, इस प्रकार की कोई फसलें हैं जो फरवरी के अंत तक या मार्च के फर्स्ट सप्ताह तक अपने खेत से मतलब उनकी पूरी हार्वेस्टिंग हो जाती है। उस अवस्था पर क्या है कि हमें 2 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए, फिर उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए, फिर एक बार फाटा लगाना चाहिए, फिर फिर फाटा लगाकर फिर अगर उसके बाद फाटा लगा दिया, नमी बनी रही, उसके बाद फिर क्या हमें उड़ाई या बुआई करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या है कि इस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी। अब देखो हमें क्या बीज क्या होता है, देखो बीज दर भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। देखो इसकी बीज दर होती है खरीफ के सीजन में 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर और जायद में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। हमेशा क्या है कि जायद के सीजन में बीज दर हमेशा ज्यादा रखी जाती है। चाहे भिंडी की बात करें, अगर भिंडी में जायद में लेंगे भिंडी को तो वहाँ 18 से 20 केजी रखेंगे, और खरीफ में लेंगे तो 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर भिंडी को रखेंगे। तो ये इस कारण से लेते हैं क्योंकि जो जायद के सीजन में क्या है कि जर्मिनेशन परसेंटेज कम होता है कंपेयर टू खरीफ सीजन, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमारे अब बीज को किस प्रकार से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखो हमारे एग्रीकल्चर में एक FIR सिस्टम होता है, FIR सिस्टम। FIR सिस्टम का मतलब होता है कि फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, इस क्रम में क्या है कि हम बीज का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने बीज को मूंग का बीज हुआ, जैसे FIR सिस्टम से ट्रीट किया तो हमें क्या है कि फंगीसाइड के रूप में मैंने बोविस्टिन थायरम ले लिया, उनमें से 2 में से एक को एक ले लिया, और ये क्या है कि 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिया जाता है। फिर हमें इंसेक्टिसाइड इसमें इमिडोक्लोप्रिड यूज में ली जाती है। यह मैंने उस हिसाब से 600 fs इसका जो इफेक्टिव वो होता है, उस हिसाब से इफेक्टिव तत्व के हिसाब से उसमें ले लिया, और फिर इसके हिसाब से मैंने 500 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से राइजोबियम लिया। इस प्रकार से इन सबसे ट्रीट करके सीड को छाया में सुखा दिया, 24 घंटे बाद फिर उसको बुआई के लिए यूज में लिया। इस प्रकार से हमें सीड का ट्रीटमेंट का यूज लेना है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे उर्वरक प्रबंधन की, कि इसमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। देखो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण स्वयं फसल कर लेती है, इसमें कंपेयर टू अदर के हिसाब से इसमें नाइट्रोजन कम चाहिए। इसमें नाइट्रोजन 20-40-20 मतलब NPK का रेशियो क्या चाहिए आपको 20-40-20 के हिसाब से चाहिए। और सिंचाई प्रबंधन हम आवश्यकता अनुसार करते हैं। सिंचाई का प्रबंधन आवश्यकता अनुसार इस प्रकार से किया जाता है कि जैसे कि आपके ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप 10 से 15 दिन में 8 से 10 दिन में करो, अगर कम पड़ रही है तो 10 से 15 दिन के अंतराल में आप सिंचाई करो। इस प्रकार से अगर खरपतवार प्रबंधन करना है तो खरपतवार प्रबंधन के लिए दलहनी फसलों में इमिडोक्लोप्रिड, ये पेंटीमेथालिन सबसे इफेक्टिव होती हैं, जो कि बुआई के तुरंत बाद में प्रयोग में ली जाती है। जो इमेजोथाइपर होती है, इमेजोथाइपर इस प्रकार सक्रिय और चौड़ी पत्तियों दोनों के लिए मानी जाती है। इनका यूज 40 ग्राम इफेक्टिव तत्व को 500 लीटर पानी का घोल बनाकर उसका छिड़काव करने से इस मतलब चोरी और सक्रिय वाली पत्ती वाले खरपतवार से निजात पाया जा सकता है। इसकी उपज निकलती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जायद में। अगर भंडारण की बात करें तो बीजों को क्या है कि इसके बीजों के अगर भंडारण करना है तो आपको 8 से 10% से कम ही नमी रखनी है, 10 से ऊपर तो रखनी ही नहीं है। दलहनी फसलों में 8 से और 10 के बीच ही रखनी है, ठीक है। इससे ज्यादा नमी नहीं रखनी चाहिए। और भंडार गृह को एक इंसेक्टिसाइड आता है मेलाथियोन, उसका छिड़काव करना चाहिए और जूट की बोरियों में इनको भरना चाहिए और दीवार से दूर रखना चाहिए। नीचे क्या है कि आप लकड़ी के तख्तों का यूज करना चाहिए, ज्यादा फर्श से भी
टच नहीं करना। इस प्रकार से इसका पूरा इस प्रकार से इसका मैनेज करना चाहिए। इस प्रकार से हमें क्या है कि जायद की खेती कर सकते हैं। बात हम प्लांट प्रोटेक्शन की करेंगे, वो हम दूसरे टॉपिक पे दूसरे वीडियो में करेंगे। अगर संबंधित कोई आपको शंका या कोई ऐसी कोई डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। धन्यवाद।